हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो पेपर 4 है उसका एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज लगभग में 3 दिन 4 दिन के बाद होने वाला है। तो इसलिए मैं एक पेपर 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन मैथमेटिकल है इसमें। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ देता है और कभी कभी लॉन्ग में पूछ देता है छोटा ईजी है। तो हम लोग लॉन्ग में भी अगर पूछता है तो इतना ही लिखेंगे तो हम लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये क्वेश्चन छोटा है, इसलिए हम लोग थोड़ा लेंथी क्वेश्चन को नहीं लिए हैं। चाहते हैं कि मैथमेटिकल वाला जितना भी क्वेश्चन है वो ले ताकि इजी से लिखा जाए, क्योंकि हम लोग को मेन है कि मेन मकसद आता है कि एग्जाम में लिखा है। ऐसा नहीं कि बड़ा क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं वहाँ पर जाकर लिखना ही हो जाए इम्पॉसिबल। इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो पहले इसको हम लोग देखते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है डी एसी ब्रिज। आप लोगों ने ब्रिज के बारे में क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, ह्यूस्टन ब्रिज, उसी का एक मॉडिफाई करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डी ब्रिज में क्या है कि एक ब्रिज में आप लोग देख रहे हैं फिगर में कि ब्रिज पहले होता है क्या, ब्रिज होता है कि 4 रेजिस्टेंस का एक कनेक्शन होता है, जिसमें 4 रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग ब्रिज बोल देते हैं। तो इस ब्रिज में क्या आप लोग देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2, यहाँ पर R4 और यहाँ पर C2। C1 आपका हो गया कंडेंसर, यहाँ पर हो गया, फिर C2 हो गया कंडेंसर। और आप लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस वैसे करके एरो का साइन से करके काटा गया है। तो सीधा रेजिस्टेंस है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सीधा रेजिस्टेंस, और कांस्टेंट रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं। सीधा रेजिस्टेंस का साइन अगर लिखा रहता है यहाँ पर तो ये होता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा है। लेकिन बीएससी में अगर रेजिस्टेंस पर से एरो का तीर का निशान दे करके काट दिया जाए तब उसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो है R2 और R4 ये वेरी कर सकता है, इसका वैल्यू हम लोग अपने अकॉर्डिंग से, अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पर कंडेंसर C1 है, यहाँ पर कंडेंसर C2 है। कंडेंसर या कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, दोनों सेम चीज है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है, तो कोई भी कंडेंसर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, तो वो उसके अंदर में छुपा होता है। तो हो गया R1, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है इसके बारे में कि डी ब्रिज इज यूज्ड टू कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ 2 कंडेंसर। अब डी जो ब्रिज है, ऐसे ब्रिज, इसका यूज क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्यों इसका आविष्कार किया गया है। तो डी ब्रिज का यूज किया जाता है कि जब 2 कंडेंसर है आपको, तो उसको कंपेयर करने में, 2 कंडेंसर के बीच कंपेरिजन करने में कि कौन सा कंडेंसर ज़्यादा पावर का है, कौन सा कम पावर का है, उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग डी ब्रिज का यूज करते हैं। द बेसिक सर्किट ऑफ दिस ब्रिज इज शोन इन फिगर। तो अब ये जो डी ऐसी ब्रिज है उसका फिगर है, तो यहाँ पर दिखाया गया है। तो उसका फिगर कैसे बनेगा, इसमें है क्या, द कैपेसिटर्स एंड 2 नॉन इंडक्टिव वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 एंड R4 आर कनेक्टेड इन ह्यूस्टन ब्रिज। यह एक ह्यूस्टन ब्रिज ही है, आप लोगों ने ह्यूस्टन ब्रिज पढ़ा ही होगा। तो उसमें क्या है, ह्यूस्टन ब्रिज में कहता है कि 2 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर हो गया C1, एक कैपेसिटर हो गया C2 एंड 2 नॉन इंडक्टिव वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये जो R2 और R4 है उसको हम बोलेंगे नॉन इंडक्टिव वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो इस ह्यूस्टन ब्रिज में क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए, एन अल्टरनेटिव ईएमएफ इज अप्लाइड इन दिस ब्रिज। इसके बाद क्या है, ईएमएफ है, जो आप लोग अल्टरनेटिव का शायद पढ़ाई होगा, उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। अल्टरनेटिव ईएमएफ जो चेंज करता है। फिर अल्टरनेटिव ईएमएफ जो है, अल्टरनेटिव ईएमएफ, इसको हम लोग ने इस ब्रिज में अप्लाई किया है। एक्चुअली वो रेजिस्टेंस इज गिवन अ फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फिगर में कि रेजिस्टेंस R1 भी है, जो हमने आपको बताया था, उसका वैल्यू फिक्स है। एंड अदर इज वेरीड टिल द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड। और अदर रेजिस्टेंस जो है R2 और R4 जो इंडक्टिव वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो वैरी करता रहेगा। कब तक, टिल, तब तक करता रहेगा जब तक ये ब्रिज जो है बैलेंस ना हो जाएगा। बेटा आप लोगों ने ह्यूस्टन ब्रिज में पढ़ा हुआ, एक होता है अनबैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज और एक होता है बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर जब गैल्वेनोमीटर में करंट का जो वैल्यू डिफ्लेक्शन 0 होता है, तब कहते हैं कि ये जो मेरा ब्रिज है वो बैलेंस हो जाता है। कहता है ये R2 और R4 तब तक वैरी करता रहेगा जब तक
ये जो ब्रिज है बैलेंस ना हो जाए। द बैलेंसिंग कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय हेडफोन एंड इन दिस केस कहता है कि बैलेंसिंग कंडीशन हम लोग यहाँ पर जो प्रोसेस आया है उसका नाम हेडफोन बोलते हैं, उसको साइंस के लैंग्वेज में हेडफोन मेथड है। तो बैलेंसिंग कंडीशन जो है वह हेडफोन मेथड से हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ पर लगाया हम लोग Z1 बाई Z2 इक्वल टू Z3 बाई Z4। अब Z1 Z2 Z3 Z4 क्या है, इम्पीडेंस है जो सर्किट में पाया जाता है, वो कंडेंसर के अंदर का चीज है। कंडेंसर के अंदर में भी एक जैसे मान लो वायर में होता है रेसिस्टेंस, तो वायर में और अगर कोई भी अपोजिट मटेरियल है, अपोजिट फोर्स है, तो उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल उसी तरीके से कैपेसिटर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। आप लोग तो इसमें पढ़ा होगा, तो यार हम लोग को उतना डिटेल में जाना है, केवल यहाँ पे यूज करना है। तो Z1 बाई Z2 इक्वल टू Z3 बाई Z4। जैसे आप लोग यूनिट में पढ़ा R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4, तो वहाँ पर केवल क्या था, रेसिस्टेंस था। यहाँ पर कैपेसिटर है, इसलिए कैपेसिटर का रेसिस्टेंस लेंगे तो Z1 बाई Z2 इक्वल टू Z3 बाई Z4। फिर Z1 क्या है, Z1 का जो वैल्यू होता है 1 बाई J ओमेगा C1। ये सब पिछले क्वेश्चन से निकाला गया है, हम लोग इसका केवल यूज करेंगे। एंड Z2 बराबर होगा R2, Z2 जो है R2 के बराबर होता है। फिर जो मेरा Z3 इम्पीडेंस है वो होता है 1 बाई J ओमेगा C2 एंड Z4 होता है R। ये आपको याद रखना होगा, तो पीछे से लिया गया, पीछे ड्राइव भी होता है लेकिन उसको बाद में नहीं देखते। तो क्वेश्चन 1 भी कम, क्योंकि हमको यहाँ पर केवल यूज करना है Z1 Z2 का वैल्यू हमको प्रूव करना है। ये सारा वैल्यू जो हमने Z1 Z2 Z3 Z4 का वैल्यू निकाला उसको इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन 1 क्या था, Z1 बाई Z2 Z3 बाई Z4 उसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, Z1 पे जाओ 1 बाई J ओमेगा C1 बाई Z2 में रहा R2 के इक्वल यहाँ पर R2, फिर Z3 में क्या 1 बाई J ओमेगा C2, फिर Z4 R4, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि J ओमेगा से J ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई C1 R2 इक्वल टू 1 बाई C2 R4। यहाँ पर लिख दिए हैं, फिर इसको उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए तो क्या हो जाएगा C1 R2 इक्वल टू C2 R4 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालिए C2 बाई C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 बाई R4। ये जो मेरा क्वेश्चन हो गया 2। अब यहाँ से क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कहा है द हेल्प ऑफ क्वेश्चन 2, इस क्वेश्चन 2 के हेल्प से we can compare the capacitance of the two condenser and also determine the capacitance of unknown condenser in term of capacitance or standard unknown condenser। कहता है कि इस क्वेश्चन 2 की हेल्प से दो कंडेंसर का बीच का दो कैपेसिटर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसका पावर कितना है, और अगर कोई कैपेसिटर अननोन है तो उसका वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है वो पता कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि R2 मैंने कितना लिया, वैल्यू हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, हम लोग को पता होता है, R4 भी पता होता है। तो जब ये दोनों पता हो गया तो कंपेयर करके हम लोग दोनों का जो कंडेंसर है उसका वैल्यू हम लोग आराम से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पहले छोटा सा क्वेश्चन था, ये पूरा कंप्लीट हुआ। इजी क्वेश्चन है, कभी कभी लॉन्ग में पूछता है, कितना सारा आप लोग देखिए क्वेश्चन में, तो लॉन्ग में भी पूछा हुआ था और कभी कभी शॉर्ट में भी पूछा था। तो लॉन्ग में पूछ दिया तो और अच्छा है, छोटा क्वेश्चन इतना ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। और शॉर्ट में पूछे तब आराम से आप लोग इसको 15-20 मिनट में आराम से निकाल दिए। तो उसको अच्छे से वीडियो को देखिए, नोट कीजिए, समझिए, फिर अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बना करके आप लोग अपलोड कर देंगे। थैंक यू।